मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतीय राजनीति में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से ये चर्चा में आ गया है। आया कब था इससे पहले चर्चा में, वो सारी जानकारी आज के सेशन में आपको देंगे। 2019 के लोकसभा के मैनिफेस्टो से लेके 2024 के चुनाव आने से पहले ही इसके आने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किससे क्या दिक्कतें हैं, किसको क्या फायदे हैं, क्यों इसके लाने पर राजनीति गरमाने की बात की जा रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि इसके आने से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ इस बात को लेकर मतभेद में है कि ये सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या तर्क वितर्क हैं, सारी की सारी जानकारियां आपको आज के सेशन में बताई जाएंगी। आपसे गुजारिश है सेशन को पहले ही शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पेन पेपर लेकर कुछ जरूरी जो बातें आपको लगे उन्हें नोट करते चले जाएं, क्योंकि वही कुल जमा सार निकलेगा इस पूरी कहानी को सुनने का। खबर सुनाने का उद्देश्य है ताकि विषय समझ में आए, लेकिन विषय के साथ आप अपने लिए कुछ पॉइंट्स डाउन लिखते हुए चले जाइएगा। सेशन के अंत में कुछ सवाल भी हम आपको देने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने से पहले इलेक्शन कमीशन घोषणा करता है कि इस दिन चुनाव होंगे। जिस दिन चुनाव की घोषणा की जाती है उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिस समय ऑलमोस्ट सब राजनीतिक दल एक ही समान प्लेटफॉर्म पर माने जाते हैं। सरकारी संसाधनों का उपयोग सरकार भी नहीं कर सकती है। प्रचार प्रसार के लिए यह माना जाता है कि अब सरकार और विपक्ष या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब एक समान है और इस प्रकार से अंतरिम सरकार शासन में चल रही होती है। उसके होने से पहले ही जो घोषणाएं होती हैं वो सरकारी घोषणाएं होती हैं। उसके बाद की जो घोषणाएं हैं वो अपने स्तर पर चुनाव के आचार संहिता लगने पर कोई घोषणाएं नहीं की जाती हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड सूचनाएं आई हैं, CAA, जिसके चलते भारत में 2019-20 में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बारे में सूचनाएं हैं। क्या सूचनाएं ये हैं, एक सुर्खी है कि सेंटर कुड इंप्लीमेंट CAA बिफोर लोकसभा पोल अनाउंसमेंट, ऐसा सोर्सेज का कहना है, सूत्रों का कहना है कि सरकार ऐसा कर सकती है। और सूत्रों ने क्या कहा, कहते ही यह सुर्खी बन गया। CAA रूल लाइकली टू बी नोटिफाइड बिफोर लोकसभा पोल अनाउंसमेंट, ऐसा रिपोर्ट्स और यहां पर आना हर जगह खबरों में शुरू हो गया। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमित शाह जी का हाल ही में एक अखबार में इंटरव्यू भी प्रकाशित हुआ था, मतलब प्रसारित हुआ था, वहां पर कहा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। संभवतः आप जानते हो कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक पार्ट सेकंड जिसे हमारे संविधान में कहा गया है, वहां पर सिटीजनशिप का जिक्र है। और सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं उनको लागू करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना और 1955 के इंप्लीमेंटेशन में, 1955 के इंप्लीमेंटेशन में कुछ संशोधन करने की बात थी, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा गया है ना। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 के हिसाब, पेपर 2 के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, अब हम चर्चा करते हैं कि क्या है मतदान से जुड़ा हुआ आचार संहिता का ये मामला और कहां से शुरू होकर आ रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं, दैट मीन्स ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोविजंस होंगे हमारे पास, उनमें कोई परिवर्तन हम कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं, क्या करने का प्लान कर रहे हैं। हम भारत में 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की योजना बना रहे हैं इस CAA के माध्यम से। चूंकि एक्ट बन चुका है तो अब इसे योजना ना कहा जाए, अब इसे यह कहा जाए कि कानून का इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है, कानूनी प्रावधान पूरा हो चुका है। नागरिकता संबंधी संशोधन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति की अटेस्टेशन के थ्रू हो चुके हैं, है ना। किन 3 देशों का जिक्र है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। इन 3 का ही जिक्र क्यों है, क्योंकि ये तीनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, खुद के रिलीजन के रूप में इस्लाम को अपना धर्म मानते हैं, यानी देश का धर्म इस्लाम मानते हैं। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम को अपना धर्म मानता है। ऐसी स्थिति में जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 धर्म के लोग ऐसे हैं जिनके साथ इन 3 देशों में अल्पसंख्यक होने के साथ साथ धार्मिक उत्पीड़न किया जाता है। धार्मिक उत्पीड़न कैसे, धार्मिक उत्पीड़न से मतलब है कि इन लोगों के धर्म को परिवर्तित करवाने का प्रयास किया जाता है, फोर्सफुली रिलीजियस ट्रांसफॉर्म करवाए जाते हैं, रिलीजन ट्रांसफॉर्म बदलवाए जाते हैं, ट्रांसफर करवाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग इन देशों से बचकर भारत में शरण ले चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इन रिलीजियस परसिक्यूशन से बचते हुए भारत की सीमाओं में एंट्री कर गए, और जब सीमाओं में एंट्री कर गए तो अब वो भारत में रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं,
31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इन 3 देशों से नागरिक आकर भारत में शरण पा लिए, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन 3 देशों से आए हुए नागरिकों को अपने यहां नागरिकता देने की बात करेगा। नागरिकता से मतलब हुआ कि वो भविष्य में भारत के सिटीजन कहलाएंगे, सो दैट वो भारत की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। अब आपको सुनकर के इसमें बहुत ही अच्छा लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी प्लानिंग है तो आप भी सुन लीजिए। ये देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव से पहले ही होगा, ऐसा अमित शाह जी ने 11 फरवरी को कहा था। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने की बात जब की जा रही है, तो अब चर्चा यह है कि ये तो पहले भी ऐसा कुछ कानून सुना था, हमने बिल्कुल सुना था। लगभग 5 साल पहले भी केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही, मतलब 5 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि 2019 के अराउंड सरकार इसको जब लेकर आई थी, तब इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। और यही कारण है कि 2019 में आप खबर देखते हैं, बीबीसी ने छापा कुछ इस प्रकार से था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इंडियाज न्यू एंटी मुस्लिम लॉ। अब यह बड़ा सवाल है कि ये एंटी मुस्लिम क्यों कहला रहा है भाई? जब हम ये बोल रहे हैं कि 3 देशों से भारत की जो लोग, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि भारत तो सेक्युलर कंट्री है, यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, भारत में जब लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, तो फिर सवाल ये बना कि इसे एंटी मुस्लिम क्यों कहा जा रहा है ना? ये बड़ा प्रश्न है कि इसको एंटी मुस्लिम क्यों कहा जा रहा है। इसको थोड़ा आगे चल के और बताएंगे क्यों एंटी मुस्लिम कहा गया, क्यों चलते हुए इसके प्रोटेस्ट हुए, वो सब बताएंगे। फिलहाल कानून जान लेते हैं। तो आप 2019 के अंदर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जिसको कि अभी लागू होने की बात हो रही है। फरवरी 27 को फिर से ANI ने खबर कवर करी कि भाई चुनाव से पहले इसे लागू किया जा सकता है। अब हम CAA को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। माइनॉरिटीज में जो 6 माइनॉरिटीज हैं, उन्हें भारत में नागरिकता देने की बात है दिसंबर 2014 से पहले, लेकिन वो इंडिया आ गए हों। कहां कहां से आ गए हों? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आ गए हों। अगर हम पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी की 2017 का ऑफिशियल डेटा उनका देखें, तो यहां पर 2.14% ही हिंदू है। मुसलमान यहां पर 96% है, क्रिश्चियन यहां 1.27% है, बाकी जो अन्य हैं उनमें परसेंटेज 1 के मुकाबले कम है। अगर 1951 में जब पाकिस्तान बना था, उस समय की अगर हम पॉपुलेशन देखें, तो पाकिस्तान के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बोले तो बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र था, वहां 22% पॉपुलेशन बताई जाती है हिंदुओं की, और वेस्ट पाकिस्तान में 1.6%, यानी कि बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, यहां पर मुसलमानों की परसेंटेज के मुकाबले हिंदुओं की परसेंटेज तुलनात्मक रूप से कंसिडरेबल नंबर था, यानी 22% थी। ठीक है साहब, लेकिन पॉपुलेशन अगर बांग्लादेश की ऑब्जर्व करते चलें, तो मतलब ईस्ट पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान 1971 तक ईस्ट और वेस्ट एक ही हुआ करते थे, तो जो पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ बांग्लादेश है, अगर आप ये देखें तो 1951 में ये 22% थी। धीरे धीरे आप इसमें डिके देखते हैं। 1961 में ये 18.5% हो जाती है, 74 में 13.5% हो जाती है, 81 के अंदर 12.1% हो जाती है, और लगातार घटते घटते बांग्लादेश में अभी लगभग 8% हिंदू बचा है। बाकी वहां से हिंदू माइग्रेट हो गया है, या फिर उसने धर्म परिवर्तित कर लिया है। माइग्रेट हुआ तो कहां हुआ होगा? भारत में, या कहीं अन्यत्र किसी और देश में चला गया होगा, या फिर उसने भी धर्म परिवर्तित कर लिया होगा रिलीजियस परसिक्यूशंस के चलते हुए। ठीक है साहब, बांग्लादेश के अंदर रिलीजन में मेजॉरिटी मुस्लिम है, उसके बाद दूसरा हिंदू था, तीसरा बुद्ध था, चौथा क्रिश्चियन था। तो चूंकि बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश पूर्ववर्ती तो पाकिस्तान ही था, तो यहां पर बड़ी संख्या में जो हिंदुओं के साथ काम हुआ, उसके चलते हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ करके भारत में प्रवेश कर लिया होगा। भारत में प्रवेश कर लिया होगा, इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं? तो बांग्लादेश के सराउंडिंग में जो भी राज्य हैं, चाहे आसाम है, चाहे पश्चिम बंगाल है, चाहे पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्य हैं, उन सभी राज्यों में बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके इन राज्यों में ऑलरेडी रह रहे हैं। जब ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, और उनमें अधिकांश वो लोग हैं जो कि हिंदू हैं, या फिर बांग्लादेश में माइनॉरिटी लोग थे, वो यहां पर आ गए हैं, तो इनका रहना प्रमाणित होता है कि ये लोग वहां से निकलकर आए थे। तो अब भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार इन्हें वहां की नागरिकता दे रही है, यानी देश की नागरिकता दे रही है। तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत क्या हो सकती है तो मैं अब आपके सामने वो बताऊं, लेकिन उससे पहले एक अफगानिस्तान का आंकड़ा भी देख लीजिए। 99% हिंदू, मतलब अफगानिस्तान के अंदर से तो हिंदू लगभग ही खत्म हो गए, कुछ 40 के आसपास हिंदू बचे हैं वहां पे। हिंदू और सिख की संख्या बहुत ही लिमिटेड हो गई है। यहाँ से बड़ी मात्रा के अंदर माइग्रेट होकर के सब लोग कहीं ना कहीं चले गए, या फिर धर्म परिवर्तित कर लिए, या फिर वो मार दिए गए।
शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? नागरिकता संशोधन बिल को पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। फिर 2019 के चुनाव आ गए, फिर से मोदी सरकार बन गई। दिसंबर 2019 में लोकसभा में से दोबारा पेश किया गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही इसको मतलब मंजूरी मिल गई। मिलते ही अब उसको लागू होने का इंतजार है। 2020 से 2024 चल रहा है, इंतजार ही चल रहा है कि ये लागू कब होगा। राष्ट्रपति ने इसको परमिशन तो दे दी। जब मोदी गवर्नमेंट दूसरी बार आई थी तब उन्होंने इसे अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम एक बार तो नहीं कर पाए 2014 के चुनाव में, 2016 के अंदर हम इसको कराना चाहते थे, नहीं कर पाए। 2019 में जैसे ही हम सरकार बना के आएंगे तत्काल प्रभाव से ऐसा करेंगे, और उन्होंने आते ही किया भी, इसे राष्ट्रपति से पास भी करा लिया। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति से पास कराया, तुरंत जैसे ही आप यहाँ पे ये खबर देखते हैं कि 10 जनवरी की कि भाई हाँ इस पर पास हो गया है, सरकार राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी है, तो इसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। देश भर में प्रोटेस्ट होते हैं और मुस्लिम लोग इसका प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, और विशेष रूप से उन राज्यों में प्रोटेस्ट होना ज़्यादा शुरू होता है जो बांग्लादेश के नज़दीक हैं। तो अब ये बड़ा सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हुआ सिटीजनशिप को लेकर के, और उस समय कोरोना का काल आ ही रहा था। तो प्रोटेस्ट उस समय पर क्यों हुए, किन किन को इसमें बाहर रखा है, पहले वो देखते हैं। तो देखिए, भारत के अंदर 3 देशों के मुस्लिम आते हैं। 3 देशों से अगर कोई लोग आए हुए हैं तो इनको तो परमिशन दे दी। मान लीजिएगा बांग्लादेश से चल करके कोई मुसलमान ही भारत में आया हुआ हो तो? बोले क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोले ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1971 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर ज्यादतियां करता था। इस कारण से बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमान भी भारत की तरफ आ गया था, यानी कि बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो आंसर है, उन्हें नागरिकता का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर वो बांग्लादेश बनने से पहले भारत आ गए थे तो भी उनको परमिशन है नागरिकता मिलने की। फिर बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर 1971 के बाद आया हो और 2014 से बीच में आया हो तो बस यही सारा की सारा कलेश है जो यहां पर देखने को मिलता है। और वो क्या है कि यहां पर लोगों का कहना, जो भी सीएए के एंटी लोग हैं, जैसे बीबीसी लिख रहा है एंटी मुस्लिम, तो एंटी मुस्लिम क्यों लिख रहा है वो, कि भाई इन 3 देशों से केवल ये 6 धर्म के लोग ही आए होंगे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो सकता है कि वहां पर प्रताड़नाएं मुसलमानों के साथ भी हो रही हों, या फिर तमिलनाडु में जैसे तमिल्स के साथ हो रही हो, श्रीलंका में तमिल्स के साथ हो रही हो, तो आप इन लोगों की नागरिकता की बात क्यों नहीं करते? इस पर सरकार का तर्क है कि भाई चूंकि वो राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र है और हम धर्म के आधार पर अपने यहां पर नागरिकता दे रहे हैं, कि भाई धर्म के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक पीड़ित लोग हैं, उनको वो दे रहे हैं। तो फिर इस पर विपक्ष का तर्क है कि आप धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कर रहे हो, कि भाई वहां से अल्पसंख्यक आए हैं तो उनको नागरिकता देंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये बनता है कि भारत का संविधान आर्टिकल 14 के तहत तो समानता की बात करता है। तो जब संविधान समानता की बात करता है तो आप जाति के धर्म के आधार पर विभेद क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान में तो साफ लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो फिर आपने रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? सरकार ने कहा कि ये हमारे देश में ऑलरेडी 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक प्रवेश कर गए हैं उनको तो नागरिकता देता है। अब यहीं से जब ये देता है शब्द बोला जाता है तो फिर सवाल यह आता है कि इस बीच में लेकिन कोई मुसलमान भी तो आया होगा। क्या आप पूछेंगे ऐसा है क्या? देखिए, बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमान क्रॉस बॉर्डर करके इंडिया में आता रहा है। अब जब वो आता रहा है तो यहीं से बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अब वो जो आया हुआ व्यक्ति है तो वो आके बसा कहां? तो वो पश्चिम बंगाल में बसा हुआ है, आसाम में बसा हुआ है और कई अन्य राज्यों में भी माइग्रेट कर गया। कुछ छोट-मोट बड़े बड़े शहरों में भी वो लोग पहुंच गए। ऐसी स्थिति में उन लोगों के पास में सिटीजनशिप का प्रावधान अब नहीं बचेगा। सीएए इटसेल्फ ये कहता है कि आपके इन्हीं लोगों को दिया जाएगा, तो बाकी जो लोग आए हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। जब वो देश के नागरिक नहीं है तो उन्हें क्या माना जाएगा? उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा। और जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो इसका मतलब सरकार फिर उनके लिए कोई उपबंध करेगी। क्या उपबंध करेगी ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है उनको उनके देशों में वापस भिजवाया जाए, लेकिन इस बात पर फिर बड़ी बहस छिड़ जाती है। 1971 से लेकर 24 तक 50 साल से ऊपर निकल गए। कोई व्यक्ति अगर यहां रह रहा हो और उसके पास में ये उपबंध ये अब जाने की मतलब उसकी क्षमता ही ना हो कि साहब मैं वापस कैसे जाऊं और कहां जाऊं, वहां कहां जाऊंगा, अपनी जगह छोड़कर कैसे जाऊंगा, इसी बात को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी बंगाल और जो आसपास के बांग्लादेश के आसपास के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं
वहां पर जो लोग मुस्लिम हैं, जो आए हुए हैं पहले माइग्रेट करके और अब वो वापस नहीं जाना चाहते, ये सेल्फ अंडरस्टूड माना जा रहा है कि जब उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। तो इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट आपको सड़कों पर होते दिखाई देते हैं। ठीक है, नंबर एक बात। फिर एक प्रश्न और बनकर के यहां पर आता है कि क्या हर कोई इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आने से खुश है क्या? आंसर है नहीं। अब इसके पीछे का भी कारण समझ लीजिए। कारण क्या है कि पूर्वोत्तर में जहां पर इनको माइनॉरिटीज को बसाया जाएगा, यानी कि जिनको नागरिकता देने का काम किया जाएगा, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और इनको ईसाइयों को, तो उनके लिए वहां पर लोकल में विरोध चल रहा है। लोकल में विरोध कैसे चल रहा है? क्योंकि उनका मानना यह है कि जब बांग्लादेश से कोई छूटकर यहां आया और आकर के इन क्षेत्रों में बस गया तो वो हमारे संसाधनों पर मान लीजिए वो हिंदू ही है, लेकिन बांग्लादेश से आकर आसाम में बस गया, मान लीजिए 20 लाख के आसपास हिंदू आए और आकर के बस गए, तो वो हमारे संसाधनों को ही तो हमसे लेंगे। हिंदू है तो क्या उसको हम अपने संसाधनों को उपयोग करने नहीं देंगे क्या? जब आप नागरिकता दे रहे हो तो वो तो यूज करेगा। तो ऐसी स्थिति में लोकल्स का भी प्रोटेस्ट होता है कि क्यों इन्हें नागरिकता दी जा रही है, और दी जा रही है तो फिर इन्हें यहीं क्यों बसाया जा रहा है। सरकार प्रावधान ये करे, नागरिकता दे, लेकिन नागरिकता देने के साथ में इन्हें कहीं और बसाने का उपबंध भी करे कि भाई इस राज्य में इतने लोग जाएंगे, इस राज्य में इतने लोग जाएंगे, इस राज्य में इतने, इस तरह का प्रयास किया जाए। और क्या है, जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, इनका कहना है कि अगर ये लोग हमारे यहां आके बसते हैं, हम तो पहले ही आदिवासी हैं, आदिवासियों के अपने ही कल्चरल मायने होते हैं, सांस्कृतिक विरासत होती है जिसको वो बचाकर चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने इन्हें यहां बसा दिया तो ऐसा ना हो कि आदिवासियों के कल्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो बोले फिर से एक चिंता का विषय है। इसलिए लोकल्स इन अल्पसंख्यकों के भी बसने का विरोध करते हैं कि नहीं साहब, इनको भी नागरिकता मत दीजिए। और इनके बारे में जो मुसलमान है वो इसलिए कि भाई कल को अगर आपने हमें परमिशन दे दी, मतलब इनको परमिशन दे दी, तो फिर हमारा क्या होगा। अब एक सवाल यहां पर बड़ा उठा था, और वो क्या था, सीएए के साथ साथ एक और चीज चली थी जिसका नाम था एनआरसी और एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। दो टर्म और आई थी। दो टर्म कौन कौन सी आई थी? एनआरसी और एनपीआर। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी नागरिकों का डेटा पत्र, और एनपीआर देश में जो भी व्यक्ति 6 महीने से रह रहा है, अब चाहे 6 महीने पहले ही वो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से भारत में आया है, उसका तो लेखा जोखा एनपीआर में रखा जाता है, रखा जाएगा, सरकार की मंशा है। एनआरसी तो ये माना जाता है कि जैसे ही सीएए इंप्लीमेंट होगा, ये तो फेज 1 है, फेज 2 सेल्फ अंडरस्टूड है। सरकार इन्हें नागरिकता देकर जो दूसरा चीज लेके आएगी वो क्या लेकर आएगी? एनआरसी। ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट का कारण बना था। क्या एनआरसी क्या था? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। मतलब सरकार फिर ये तय करेगी कि हमारे देश का नागरिक कौन है और दूसरे देश का नागरिक कौन है। आपके दिमाग में कई प्रश्न आने लगेंगे, तो इसमें गलत क्या है भाई? अगर हमारा देश हमारे नागरिकों की लिस्ट तैयार करता है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई गलती नहीं है, देश को करना चाहिए, अपने नागरिकों का पता तो होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी भी क्या गलती है जिसे पूर्ववर्ती सरकारों ने इस आश्वासन के साथ बिठाया कि तुम्हारा ये आधार कार्ड पकड़ो, ये पैन कार्ड पकड़ो, ये वोटर आईडी कार्ड पकड़ो और यहीं बसो और यहीं आराम से रहो। उसकी क्या गलती है जिसे किसी सरकार ने बसा दिया था चुनावों में, ये कहते हुए कि बस तुम हमें वोट दे देना, तुमको यहीं पर रहने का हम आधार कार्ड सब दे देंगे। तो जो माइग्रेंट चलकर आ गए थे वो भी किसी सरकार के भरोसे में ही रह गए। तो खेला किसके साथ हो गया? वो जो माइग्रेंट आया हुआ था उसके साथ हो गया। क्या हो गया कि सरकारों ने उसे पहले वोट बैंक बनाया, बड़ी संख्या में अपने लिए वोटिंग करवाई, वोटिंग करवाने के बाद में उसका लाभ तो पूरा ले लिया कि तू माइग्रेंट था, तेरे को सारी सुविधाएं भी अब हमने दे दी, समझ तू इंडिया का हो गया। उसको नागरिकता अभी तक नहीं दी। नागरिकता नहीं दी क्योंकि उसके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है कि वो एप्लीकेशन लगा के यहां पर आया है। एप्लीकेशन लगाकर नहीं आया है तो फिर कैसे दें? क्योंकि एप्लीकेशन लगाकर अगर तुम यहां आए होते तो 11 साल में तुम्हें नेचुरली मिल जाती। ऐसी स्थिति में अब एनआरसी का डर सीए के पीछे पीछे चला आता है कि इसका मतलब यह हुआ कि सरकार सिटीजनशिप का रजिस्टर जैसे ही तैयार करेगी,
उन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा कि साहब तुम्हारे पास सिटीजनशिप प्रूव करने का कोई डॉक्यूमेंट है क्या। अब जब सिटीजनशिप प्रूव करने का डॉक्यूमेंट नहीं है, अच्छा ये बात भी एक बड़ा बड़ा प्रश्न है। आपसे मुझसे अगर कोई ये पूछ ले कि आपके पास सिटीजनशिप प्रूव करने का क्या तरीका है, तो अपने पास के तरीकों में सिटीजनशिप को लेकर के तो कोई कार्ड बना हुआ ही नहीं है, तो इसके लिए ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एनआरसी बनाया जाए सो दैट ये दिखे कि सिटीजनशिप है। हालांकि आप अगर अपना पासपोर्ट यूज करते हैं तो उसमें इंडिया का सिटीजन मेंशन आता है। अगर आप अपने पास में मूल निवास प्रमाण पत्र रखते हैं तो उसमें ये प्रूव किया जाता है कि आप यहां पर रह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा मामला फैलने वाला है कि सीएए एक बार प्रूव तो कर देगा कि अब ये तो हमारे हुए, तो जो बाकी हैं उनके दिमाग में टेंशन, और उनके जो दिमाग में टेंशन है उसे भड़काने का काम जिनकी जिस तरह से राजनीति चलती है वो कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वोट बैंक इन लोगों में है, कौन से लोगों में, जिनकी वजह से प्रोटेस्ट को दम दिया जा सकता है, या फिर जिनके राइट्स की बात करते हुए ये कहा जा सकता है कि ये लोग कहां जाएंगे साहब, इनके बच्चों की शादी भी यहीं होगी, इनकी एजुकेशन भी यहीं होगी, इनकी जमीनें भी यहीं रह गई, इनको कहां भेजोगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग इनके हो गए, कुछ लोग इनके हो गए, और बढ़िया से देश में चुनाव के समय पर माहौल बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को मुद्दा समझ में आ गया होगा। तो क्या था, कैसे था, ये मैंने अब आपको पूरी बात